गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार सभी को लॉ मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज आप सबको बिल्कुल साफ आ रही है? ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आज हम हमारी दूसरी डेमो क्लास से शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप हमारी जो पहली डेमो क्लास है, जो आपकी ऐप पे भी अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, और हमारे यूट्यूब चैनल लॉ मास्टर क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आपके अवेलेबल है। आप उसमें कंटेंट जो हमने कल टॉपिक पढ़ा वो चाहे आप पढ़िए, आपकी टाइम डिक्लेरेशन हमारा टॉपिक है, आपके काम का ही है। पर उसके अंदर हमने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात डील किया है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे आप प्री की प्रिपरेशन करें, क्या सोच रख के आप मेंस का अटेम्प्ट करें या मेंस की आप तैयारी करें। तो वो सेक्शन आप जरूर देखिएगा। आपकी तैयारी शुरू करने से पहले इस बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा डेमो क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑफर। ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर हिंदी में बोले तो प्रस्ताव, अगर और ऑफर भारतीय संविदा अधिनियम। इस एक्ट का जो ईयर है, जो साल है, वो जरूर याद रखिएगा, 1872। हम जो है तीन एक्ट के अंदर जरूर कंफ्यूज होते हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर हम कंफ्यूज होते हैं। 1872, 1882। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो 72 में है, याद रखिएगा। और जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो 82 में है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 में आया था, कॉन्ट्रैक्ट आपका 1872 में, इंडियन एविडेंस एक्ट भी 1872 में आया था। तो ये याद रखिएगा, ये हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम मेंस का अटेम्प्ट करते हैं ना, तो वहां पे हमें बहुत दिक्कत आती है कि जब हम मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं तब हम कई बार ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं हम। ऑफर। ऑफर जो टर्म है, अगर इंग्लिश लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ में इसको बोला गया है ऑफर। अगर हमारे इंडियन लॉ की बात करें या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें वर्ड यूज हुआ है प्रपोजल। जनरली आपको पेपर्स में हो सकता है ये ऑफर के नाम से यूज मिलेगा, बट जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है वो ये वर्ड यूज किया गया प्रपोजल। हिंदी में बात करें तो सीधी देसी हिंदी में तो प्रस्ताव बोल देते हैं, और जो आपकी लीगल हिंदी है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो हिंदी वर्जन है, उसमें बोला गया है प्रस्तावना। तो ऑफर जो है उसको शुरू करने से पहले हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि ऑफर जो है, जो ऑफर जो आपका टॉपिक है, हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, भारतीय संविदा अधिनियम के अंदर हम ऑफर ही क्यों पढ़ते हैं। ऑफर के अलावा कई ऐसे टॉपिक हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, पर हम ऑफर से ही शुरुआत क्यों करते हैं। तो ऑफर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो इस वजह से है कि आपको एक डायग्राम बनाता हूं। कोई भी एक ऑफर आया, उस ऑफर को जब एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन गया, ये बन गया क्या, प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन, हिंदी में बोले तो प्रतिफल, इसमें जब कंसिडरेशन जुड़ा तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट को जब लॉ जुड़ गया, लॉ मतलब वो एग्रीमेंट जो कानून द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ये बात याद रखिएगा कि ऑफर से शुरुआत हुई। किसी ने, मान लीजिए किसी ने एक आदमी को ऑफर दिया, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया, वो ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक दोनों लोगों में प्रॉमिस की बात नहीं आएगी। जब प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन, हिंदी में बोले तो प्रतिफल, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तब वो बनेगा एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरुआत हमारी कहां से हुई, ऑफर से।
अब अगर मैं यही हटा दूं, ये ऑफर हमने हटा दिया, ये पूरा का पूरा चार्ट किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब ऑफर ही नहीं आया तो वो एक्सेप्ट क्या करेगा, और जब किसी चीज को एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है तो आगे का पूरा थ्योरी बोल लो या आगे के पूरे स्टेप ही नहीं आएंगे। तो किसी भी चीज की शुरुआत, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शुरुआत ही ऑफर से होती है। इसीलिए हमारा कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी हम चालू करेंगे तो सबसे पहले हम ऑफर ही पढ़ेंगे, कि हमें पता तो हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो क्या है, ऑफर। तो हमें उस ऑफर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन भी बन जाता है जो आपके प्री में आता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है। ये आपके प्री में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ज्यादातर पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, किसी भी संविदा की शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से शुरू होता है। तो ये हमने समझ लिया कि भाई ऑफर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ऑफर से ही हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करते हैं। और हमने हमारा एक प्री का क्वेश्चन भी देख लिया कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो है ऑफर। अब हम आते हैं कि हम ऑफर में आज पढ़ेंगे क्या। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ऑफर के अंदर, वो है ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी एक आदमी ने दूसरे आदमी को कोई वाक्य बोला, उसको ऑफर में बनने के लिए क्या चीजें जरूरी चाहिए, उसके बाद ऑफर कितने तरीके के होते हैं, कितने तरह के काइंड्स बोलने चाहिए, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, कम्युनिकेशन। और उसके बाद अगर रह गया तो हम बात करेंगे केस लॉ, जो हमारे लीडिंग केस लॉ ऑफर के हमें पता होने चाहिए। और एक हमारा ऑफर में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है इनविटेशन टू ऑफर। वैसे तो ये ऑफर से अलग है, बट एक कई बार पूछा जाता है, प्री में भी आ जाता है, मेंस में तो इसके ऊपर डायरेक्ट शॉर्ट नोट ही आ जाता है कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है। तो हमें आज पढ़ना है कि ऑफर का मतलब क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर में बनने के लिए क्या इसेंशियल्स है, ऑफर कितने तरीके के होते हैं, काइंड्स, कम्युनिकेशन, ऑफर की सूचना अगर एक व्यक्ति दूसरे आदमी को कैसे देगा, कब ये माना जाएगा कि उसने ऑफर का जो है कम्युनिकेट दूसरे आदमी को कंप्लीट कर दिया है, ये हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि एक कंसेप्ट है इनविटेशन टू ऑफर, निमंत्रण जिसे बोल सकते हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर वो क्या है, ऑफर से अलग कैसे है, और उसके अलावा हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगा टॉपिक केस लॉ। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे मीनिंग से कि ऑफर का मतलब क्या है। जो ऑफर का मतलब है ना, ऑफर पहली बात कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस वर्ड से यूज हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये यूज हुआ है प्रपोजल वर्ड से। ऑफर का मतलब ये होता है, डायरेक्ट में अगर बोला जाए, वन पर्सन सिग्निफाई टू अदर, क्या चीज, विलिंगनेस टू डू एन एक्ट, और उसके साथ क्या ऐड होना चाहिए, टू रिसीव या अचीव, एसेंट या कंसेंट। अगर तो आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट तो ये कहता है कि एक आदमी, वन पर्सन, या एक आदमी, जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है कि भैया मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूं, अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूं या ना करना चाहता हूं, एक्ट मान लो या ओमिशन मान लो, हम दोनों ही साथ मानते हैं, तो हम सिंपल रखने के लिए यहीं तक रहेंगे। एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूं, क्या आप मुझे उस काम करने की कंसेंट, क्या आप मुझे उस काम करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं, तो ये होता है ऑफर। अगर सिंपल भाषा में ऑफर की बात करें तो एक आदमी जब दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके लिए एक काम करना चाहता हूं, मैं आपके लिए कोई कार्य करना चाहता हूं, क्या आप मुझे उस कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं, ये है हमारा ऑफर। जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है, विलिंगनेस, इच्छा, क्या इच्छा, कि मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूं, और किस इंटेंशन से वो ये जाहिर करता है, ताकि उसकी स्वीकृति मिल जाए, कंसेंट ले पाए उस एक्ट को, उसको हम बोलते हैं ऑफर।
सिंपल सी भाषा में ऑफर की बात करें तो एग्जाम्पल अगर बात करें तो यही लिख देते हैं, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। तो वो उसको क्या बोल रहा है कि मैं जो है आपको ये इच्छा जाहिर कर रहा हूँ कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ और उसकी एवज में आपको 1 लाख रुपए दूंगा। क्या आप अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं? तो ये है ऑफर। ऑफर कि मैं आपको आपका घर खरीदना चाहता हूँ, आपको 1 लाख रुपए दूंगा, क्या आप जो है उसकी स्वीकृति प्रदान करते हैं? ये है ऑफर। उसके अलावा एक और ऑफर का एग्जांपल की बात करते हैं हम। ए ने बी को अपने घर डिनर के लिए बुलाया, तो वो है ऑफर। ए ने बी को घर डिनर पे बुलाया, किस पे बुलाया? डिनर पे बुलाया, वो क्या है? ऑफर। ये एग्जांपल याद रखना, डिनर वाला जो मैं आपको ये एग्जांपल बोल रहा हूं, हमने 2 एग्जांपल की बात की है। एक एग्जांपल कि ए ने बी को इच्छा जाहिर की है कि मैं घर बेचना चाहता हूं, मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं। ए ने बी को इच्छा जाहिर की कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं, क्या आप स्वीकृति प्रदान करते हैं? वो है ऑफर। दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, याद रखिएगा। ए ने बी को इच्छा जाहिर की कि मैं आपके घर डिनर पे आना चाहता हूं, या फिर आप चाहे दूसरी तरफ से ले लीजिए कि ए ने बी को अपने घर बुलाया, तो वो भी एक तरीके से ऑफर ही है। तो क्या वो ऑफर है या नहीं है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ऑफर है या नहीं है। ये हम पढ़ेंगे कब? जब हम यहाँ इसेंशियल्स में आएंगे। पर मैं आपको ये स्टेटमेंट इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री में भी ऐसी स्टेटमेंट आती है, आपके मेंस में भी ऐसी स्टेटमेंट आती है कि क्या ये ऑफर होगा या नहीं होगा, तो ये याद रखिएगा। तो हमारा मीनिंग का टॉपिक यहाँ खत्म होता है कि ऑफर क्या हुआ। एक आदमी जब दूसरे किसी आदमी को इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूँ, इच्छा किस पर्पस से जाहिर करता है? उस आदमी की स्वीकृति, उस आदमी की एसेंट, इंग्लिश में बोले तो एसेंट या कंसेंट, हिंदी में बोले तो स्वीकृति लेने के लिए उसको हम बोलते हैं ऑफर। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस वर्ड से यूज किया गया है? प्रपोजल। अब हम आते हैं इसेंशियल्स पे। इसेंशियल हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्री में आपके जो है क्वेश्चन आ सकता है ऑफर में, ये हमारा डील करना रह गया। ये जो आपके ऑफर जो बताया गया है, ये आपके सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के खंड 2 के अंदर, खंड 2 उपखंड ए या उपखंड क, हिंदी में आएगा क, इंग्लिश में आएगा सेक्शन 2A, उसके अंदर आपके ये ऑफर बताया गया है, जो 2 लाइन के अंदर आपके ऑफर है। अब आता है इसेंशियल। इसेंशियल की अगर हम बात करें, इसेंशियल की अगर हम बात करें तो किसी भी स्टेटमेंट के लिए आपके मेंस में बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और इतना ही पूछा जाएगा कि क्या वो ऑफर है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसेंशियल्स क्या होते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को ऑफर में कन्वर्ट होने के लिए उसके अंदर क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए। तो इसका जो है CRED, एक क्रेड नाम की आजकल ऐप है, बहुत फेमस ऐप चल रही है, जिसपे हम क्रेडिट कार्ड के बिल भी भरते हैं, रिचार्ज विचार्ज सब होते हैं। ये काफी फेमस है, आप लोग अगर सोशल मीडिया टीवी वगैरह देखते होंगे तो इस पे काफी बार इसकी ऐड आती है। तो इसी से हमारी इसेंशियल की ट्रिक बनेगी, CRED, याद रखिएगा। ठीक है, स्पेलिंग इसकी अपने को पता है, कई बार इसकी ऐड देख चुके होंगे। CRE और D। C आता है कम्युनिकेट, R आता है रिलेशन, एंड E में आता है एंड, नॉट एंड, D में आता है डेफिनेट। तो C से बनता है कम्युनिकेट, R से बनता है रिलेशन, E से बनता है एंड और D से बनता है डेफिनेट। अब एक कहना क्या चाहता है, जो C आपका कम्युनिकेट वाला जो है वो ये कहना चाहता है कि किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर में बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस आदमी को आप ऑफर दे रहे हैं, जिस आदमी को आप अपना प्रस्ताव दे रहे हैं, उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए, वो बात उसकी ज्ञान में आनी चाहिए, उसको ये बात पता लगनी चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि आपने आपने अपने ऑफर तो आपने लिखा, आपने लेटर पे किसी को घर खरीदने के लिए आपने लेटर तो लिख लिया, पर आपने उस लेटर को पोस्ट ही नहीं किया। आपने उस लेटर को अपनी जेब में डाल के रख लिया और आपने ऑफर लिख के भेज दिया कि अगर 10 तारीख तक, आज मान लीजिए 8 तारीख है, अगर 10 तारीख तक आप मुझे किसी भी चीज, मतलब आप मुझे, एग्जाम्पल है कि उसने ऑफर किया कि अगर 10 तारीख तक आप मना नहीं करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आप मुझे घर बेच रहे हैं, पर उसने वो उसको कम्युनिकेट नहीं किया, उसने वो बात जेब में डाल दी। 10 तारीख को जाके वो ये नहीं बोल सकता कि भैया मैंने तो आपको ऑफर कर दिया। तो ऑफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस आदमी को आप अपना प्रस्ताव दे रहे हैं उसको ये वो बात कम्युनिकेट, उस तक वो बात पहुंचनी चाहिए, उसकी सूचना उस व्यक्ति तक होनी चाहिए। अब ये बात कम्युनिकेट जो है, हमें इसमें दो बातें पता होनी चाहिए। हमें बात ये पता होनी चाहिए, एक कि कम्युनिकेट कैसे होना चाहिए, कि आप कम्युनिकेट, आप सूचना कैसे दे सकते हैं। दूसरा, कम्युनिकेट कब कंप्लीट माना जाएगा, कब ये माना जाएगा कि भैया कम्युनिकेशन जो है, जो सूचना है वो कंप्लीट हो गई। सेक्शन याद रख लीजिएगा, बाकी जब अपन कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब भी आपको ये दोबारा रिवाइज हो जाएगा। सेक्शन चाहे इतना फोकस मत करिएगा, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा एक बार। सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये जो कंसेप्ट है कि कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, तो सूचना जो है वो व्यक्ति किसी भी तरीके से दे सकता है। सेक्शन 3 आप पढ़ेंगे तो वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट, किसी भी जो आदमी जो सूचना देना चाहता है वो कोई भी ऐसा कार्य करे जिस कार्य का जो इफेक्ट हो वो ये हो कि सामने वाले व्यक्ति को उसकी सूचना मिल जाए, ऑफर की सूचना मिल जाए, किसी भी तरीके से वो कुछ भी करे, चाहे वो ओरली उसको बोल दे, मौखिक, चाहे उसको लिखित में बोल दे, चाहे उसको लेटर से पोस्ट करे, चाहे उसके कंडक्ट से ये लगे, किसी भी तरीके से अगर कोई भी ऐसा वो एक्ट करता है जिसका इफेक्ट, जिसका जो है प्रभाव ये पड़ता है कि वो सामने वाले व्यक्ति तक उसकी सूचना पहुंच जाए, तो वो कम्युनिकेशन का मोड माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर, कोई डेफिनेट तरीका नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा तरीका जिसके इफेक्ट क्या हो कि सामने वाले को सूचना मिल जाए। अब आता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। सेक्शन 4 ये कहता है कि कम्युनिकेशन ऑफ, सेक्शन 4 आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उन दोनों की बात करता है। वो ये कहता है कि ऑफर, प्रस्ताव की सूचना जो है वो कब कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस की सूचना जो है वो कब कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमारा टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है, ऑफर की जो सूचना है वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो सामने वाला जिसको आप ऑफर दे रहे हैं उस व्यक्ति तक उसकी सूचना पहुंच जाए। पहुंचने का यहाँ मतलब है कि उसकी नॉलेज में, उसके ज्ञान में वो ऑफर आना चाहिए। आपने लेटर से पोस्ट तो कर दिया ऑफर, पर वो ऑफर उस आदमी तक पहुंचा ही नहीं। अब जो कि उस आदमी तक पहुंचा नहीं, उसकी ज्ञान में वो ऑफर नहीं आया है, तो वहां कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होने के लिए ये जरूरी है कि जिस आदमी को आप ऑफर दे रहे हैं उसकी ज्ञान में, उसकी नॉलेज में वो बात आनी चाहिए। अगर आपने लेटर से पोस्ट किया ऑफर और लेटर उस तक पहुंचा ही नहीं, तो ये माना जाएगा कि उसकी नॉलेज में वो ऑफर नहीं आया है और वहां कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला तो हमारा हुआ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बारे में क्या बात है कि ऑफर जो है उसकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा, रिलेशन। रिलेशन यहाँ ये कहता है कि जो ऑफर आप किसी व्यक्ति को करेंगे वो जो है कोई सामाजिक संबंध ना बनाए, वो जो है लीगल रिलेशन बनाए। वो क्या बनाए, लीगल रिलेशन बनाए। जो ऑफर जिस आदमी को आप कर रहे हैं वो कोई सामाजिक संबंध ना बनाए, वो एक लीगल रिलेशन बनाए। अब सामाजिक और लीगल में फर्क क्या है। सामाजिक और लीगल का अगर सिंपल सा फर्क बताऊं तो वो इतना सा ही है कि लीगल रिलेशन जो है ना उसको कोर्ट आप पे फोर्स करवा सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आपका जो रिलेशन बना है उस रिलेशन के जो अंदर जो आपको कार्य करना है, जो आपको एक्ट करना है वो आप करिए। वो लीगल रिलेशन है, वो पार्टीज के लीगली तौर पर रिलेशन बनते हैं, वो है लीगल। सामाजिक रिलेशन हुआ जो सामाजिक तौर पे हमारे होते हैं, जैसे कि आपने किसी को घर पे डिनर पे बुलाया, वो आपका सामाजिक संबंध है, आप बाउंड नहीं है किसी को बुलाने के लिए। उसके बाद भी सामाजिक रिलेशन की एक और बात बोल सकते हैं
कि सामाजिक रिलेशन जो है उसको कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकती। आपने किसी को डिनर पे बुलाया, अब आपने उसको डिनर पे बुला लिया तो ये नहीं है कि आप अगर उसको खाना नहीं खिलाओगे तो वो जाके आप पे केस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका आता है, जो ये कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको कोर्ट जो है जिसको सुपरवाइज कोर्ट उस कार्य को जो है कोर्ट जो है उसको फोर्स नहीं करवा सकती है, तो वो उस कार्य के लिए जो है कोर्ट कभी भी किसी को बाध्य नहीं करेगी कि आप वो कार्य करिए। आपने किसी को घर पे डिनर पे बुलाया, अब आपने किसी को डिनर पे बुला लिया है, अगर आपने उसको खाना नहीं खिलाया तो कोर्ट ऑर्डर थोड़ी कर देगी कि खाना खिलाओ। चलो ठीक है, माने कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, अब कोर्ट आपको क्या ये भी फोर्स थोड़ी कर सकती है कि आप खाना बनाओ। तो कई ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक स्तर पे होते हैं, या कई ऐसे कार्य होते हैं जिसको कोर्ट फोर्स नहीं करवा सकती, कोर्ट उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती है कि स्टेप बाय स्टेप कोर्ट उसको आपसे करवा दे। तो वो आता है सोशल रिलेशन में। लीगल रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसको कोर्ट फोर्स करवा सकती है, कोर्ट उसको सुपरवाइज कर सकती है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश कर सकते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको बाध्य करके वो कार्य करवा सकते हैं। जैसे कि लीगल रिलेशन में बताता हूं, ए और बी, लीगल रिलेशन में अपने चलते हैं, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ए और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ है। अब हुआ सीन ये कि दोनों में आपस में दोनों केस में कोर्ट में केस फाइल कर दिया, मान लो मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, ए और बी हस्बैंड वाइफ है, मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ। बाद में क्या होता है, दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हस्बैंड कहता है कि भाई आप केस जो है उठा लो, मैं आपको महीने का पैसा दे दिया करूंगा, आप केस उठा लो। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया। वो क्या है? लीगल रिलेशन। क्यों है लीगल रिलेशन? वो लीगल रिलेशन इसलिए है क्योंकि कोर्ट इसको फोर्स करवा सकती है। वो लीगल रिलेशन इसलिए है कि दोनों बाध्य नहीं थे। वो लीगल रिलेशन इसलिए है कि कोर्ट फोर्स करवा सकती है। वो लीगल रिलेशन इसलिए है कि दोनों जो है लीगली बाउंड हो जाते हैं एग्रीमेंट करने के लिए। जब एग्रीमेंट हो गया तो यहाँ पे दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए किया, कोई सामाजिक यहाँ पे इनका एग्रीमेंट नहीं था, कोई सामाजिकता इनकी नहीं बनती थी कि एग्रीमेंट करें। तो ये हुआ आपका लीगल रिलेशन। जो हमने एग्जांपल पढ़ा डिनर वाला, हम एक दूसरे को परिवार में किसी को डिनर पे बुलाते हैं तो वो सामाजिक तौर पे है, वो सामाजिक स्थिति है हमारी कि हम किसी को डिनर पे बुलाते हैं, उसको कोर्ट हम पे एनफोर्स नहीं करवा सकती कि आप बुलाओ। या फिर अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया तो कोर्ट जो है ये नहीं कह सकती कि अब आप उसको खाना खिलाओ। पर जो एग्रीमेंट हुआ मेंटेनेंस से बचने के लिए या केस उठाने के लिए, तो वहां कोर्ट कह सकती है कि भाई आपने अपने आप को बचाने के लिए, आपने अपना जो केस उठाने के लिए बात की, तो आपका उसके लिए कंसिडरेशन बना, तो आप उस जो है एक्ट को करिए। कोर्ट उसको करवा सकती है, कोर्ट उसको एनफोर्स कर सकती है, कोर्ट इसकी कंटिन्यूअस ड्यूटी कर सकती है। तो ये हुआ आपका रिलेशन। रिलेशन के बारे में बात ये बनती है कि जो ऑफर जो है वो लीगल रिलेशन बनाए। क्या बनाए? लीगल रिलेशन, सोशल रिलेशन नहीं। ठीक है, अब आ जाइए एंड। एंड के बारे में बात ये बोली गई है कि ऑफर जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। अब ऑफर खत्म कैसे नहीं होना चाहिए? तो यहां जो खत्म वाली बात है ना, एंड की बात की, भाई ऑफर जो है एंड नहीं होना चाहिए। तो ऑफर जो है आपका वो एंड दो तरीके से हो सकता है। कोई भी ऑफर जो है एंड दो तरीके से हो सकता है। एक तो कंप्लीट रिजेक्ट, आपने किसी को ऑफर किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, या आपका ऑफर खत्म हो गया। जहां ऑफर खत्म हो गया वहीं आगे के स्टेप नहीं चलेंगे। आपने एक बार रिजेक्ट कर दिया किसी चीज को कंप्लीटली, तो वहां पे आपका ऑफर वहीं खत्म हो गया। दोबारा वो आदमी उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको एक ही बार मौका मिलेगा किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने का। अगर आपने उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो वही ऑफर खत्म है। तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा तरीका जिसमें ऑफर एंड माना जाता है, एक आदमी ने आपको ऑफर दिया और सामने से जो है क्वालिफाइड बोले, लीगल वर्ड क्वालिफाइड है, या फिर बोले कंडीशन। अगर आपने उस ऑफर को कंडीशन से एक्सेप्ट किया, जैसे कि किसी ने आपको या मैंने आप मेरे को किसी ने ऑफर दिया, कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। मैंने कहा जी नहीं, 1 लाख रुपए में नहीं, 1,20,000 रुपए में दूंगा।
तो यहाँ क्या हुआ, मैंने उसका ऑफर तो एक्सेप्ट किया पर कंडीशन के साथ, जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो मैंने कंडीशन के साथ उसका ऑफर एक्सेप्ट किया, तो उस स्थिति में भी ऑफर खत्म हो जाता है। अब ये नहीं है कि मैंने उसको बोल दिया कि 1,20,000 में जो है मैं घर बेचूंगा, बाद में वो कहता नहीं जी मैं तो 1,00,000 में खरीदूंगा, फिर मैं बोल दूं कि ठीक है यार 1,00,000 में ही दे दे। नहीं, मैंने अगर कंडीशन के साथ एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ओरिजिनल ऑफर वहीं खत्म हो जाता है। तो ये भी कंडीशन है, ये इसेंशियल है कि ऑफर खत्म नहीं होना चाहिए। किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ये भी बात होनी चाहिए कि ऑफर खत्म नहीं हुआ होना चाहिए। और ऑफर खत्म दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, या आपने उसको कंडीशन के साथ भी अगर एक्सेप्ट किया है तब भी आपका ऑफर रिजेक्ट माना जाता है, मतलब ऑफर खत्म हो गया। अब हम आते हैं हमारा चौथा पॉइंट, डेफिनेट। चौथा पॉइंट क्या है, डेफिनेट। डेफिनेट का सिंपल सा मतलब है वो चीज जिसको एक आदमी समझ पाए, कोई भी चीज जो निर्णायक है, कोई भी चीज जिसको हम समझ सकते हैं वो डेफिनेट है। तो ऑफर की किसी भी स्टेटमेंट को ऑफर में होने के लिए, या सिंपली बोलें तो वैलिड ऑफर के लिए जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेट होनी चाहिए। डेफिनेट का मतलब वो जो स्टेटमेंट है उसका एक पर्टिकुलर मतलब निकलना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो इसके अंदर आप सेक्शन 29, सेक्शन पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे ये हम सेक्शन 29 वॉइड एग्रीमेंट में भी पढ़ेंगे, शून्य ठीक है। तो सेक्शन पे इतना फोकस मत करना, ये हम जब वॉइड एग्रीमेंट पढ़ेंगे शून्य वन, तब भी हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे, आपको तभी अच्छे से याद रह जाएगा। तो ऑफर, किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए ये जरूरी बात है कि वो ऑफर का एक डेफिनेट मतलब हो, उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग निकल सके। अगर ऑफर के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। अब एग्जांपल जैसे जैसे कि आप ये मानिए आपके पास जो है ऑयल मिल है, आपके पास ऑयल मिल है, आपके वहां 5 तरह के ऑयल बनते हैं, 5 तरह के ऑयल बनते हैं, खाने वाला तेल भी बनता है, ठीक है, और भी जो ऑलिव ऑयल ले लीजिए आप सरसों का तेल ले लीजिए, जितने भी तेल के प्रकार बनते हैं, तिल का तेल, आपके वहां 5 तरह के जो है तेल बनते हैं। आपने किसी आदमी को ऑफर किया कि मैं आपको 100 टन, कि मैं आपको 100 किलो, मैं आपको जो है 100 किलो तेल बेचने को तैयार हूं 1,000 रुपए में। आपके पास ऑयल बनते हैं 5 तरह के और आपने उसको क्या बोला कि मैं आपको तेल बेचने को तैयार हूं 100 किलो तेल 1,000 रुपए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है कंफ्यूजिंग है। किस वजह से कंफ्यूजिंग है कि भाई आपके पास तो 5 तरह के तेल बनते हैं, आप कौन सा तेल उसको 100 किलो जो तेल है 1,000 रुपए में बेचना चाहते हैं। हो सकता है आप अपना जो है सबसे सस्ता हो, जो सबसे चीप क्वालिटी का हो वो बेचना चाहते हो। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफर जिसकी स्टेटमेंट जो है डेफिनेट नहीं हो सकती है, जिसकी स्टेटमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, वो ऑफर वैलिड ऑफर नहीं है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ इसेंशियल्स का कि किसी भी स्टेटमेंट में ऑफर में प्रस्ताव या प्रस्तावना बोले उसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, एक तो वो दूसरे आदमी को उसकी सूचना होनी चाहिए, कम्युनिकेट, ठीक है। दूसरी बात एक वो लीगल रिलेशन क्रिएट करे, ठीक है, कानूनी संबंध। सिर्फ सामाजिक तौर पे एक दूसरे को ऑफर करना, किसी को डिनर के लिए बुलाना, ठीक है, शादी का प्रस्ताव करना, ये सब आपके कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट करता है। तीसरी बात ऑफर जो है एंड नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। अब खत्म दो तरीके से हो सकता है। चौथी बात, ऑफर जो है डेफिनेट होना चाहिए, हिंदी में बोले तो निर्णायक, जिसको समझ सकते हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट है, ये आपके मेंस में बहुत आता है। आपकी स्टेटमेंट दी जाएगी, जो हमने एग्जांपल बोले हैं लगभग ऐसे ही मिलते जुलते एग्जांपल होते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई क्या वो ऑफर होगा या नहीं होगा, क्या वो वैलिड ऑफर है या नहीं है। तो इसेंशियल्स वाले पार्ट पे काफी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब आता है हमारा काइंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये आपके प्री में भी पूछा जाता है,
आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3-4 कि भाई ये इनमें से कौन कौन से, जो मान लीजिए ऑफर के जब हम काइंड्स पढ़ेंगे कि 3 तो काइंड्स ऑफ ऑफर होंगे, उसमें से एक आधा ऐसा ऑप्शन होगा जो ऑफर का काइंड ही नहीं है, तो वो आपके ऑप्शन में हो जाएगा। आपको मेंस में बोल दिया जाएगा कि 2 तरह के ऑफर जो होते हैं, काउंटर क्रॉस, मान लो जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, इसमें डिफरेंस बताओ, तो आपके ये भी पूछा जा सकता है। तो अब हम आते हैं काइंड्स पे। काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर की अगर हम बात करें तो एक तो काइंड है सिंपल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। उसके बाद आता है आपका काउंटर ऑफर। उसके बाद आपका आता है क्रॉस ऑफर, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है जनरल ऑफर, और एक आता है आपका पांचवा स्पेसिफिक। मोटे मोटे 5 तरह के ऑफर बनते हैं, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर काइंड नहीं है, ये याद रखना। इनविटेशन टू ऑफर, हाँ ये आपके क्वेश्चन आता है, आपके काइंड ऑफ ऑफर होंगे, उसमें एक दो तो 3 ऑप्शन इन्हीं में से होंगे, एक ऑफर, एक ऑप्शन होगा इनविटेशन टू ऑफर, ठीक। उसमें पूछा होगा कौन सा जो है काइंड ऑफ ऑफर नहीं है, तो उसमें आंसर होगा इनविटेशन टू ऑफर। ये आपके प्री में ऐसे आता है। मेंस में आपके डायरेक्ट पूछा जाएगा काउंटर ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, दोनों में डिफरेंस, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। केस लॉ, जब हम लीडिंग केस लॉज की बात करेंगे तब हम जो है इसके केस लॉ की भी बात कर लेंगे। अब हम आते हैं हमारे काइंड्स ऑफ ऑफर में। सबसे पहला आता है एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस का सिंपल सा मतलब होता है वो चीज जो इंसान ने बोल के या फिर इंसान ने लिख कर, वो चीज जो इंसान ने बोलकर, जो इंसान ने लिखकर, जो हम हमारे सेंसेस से, हमारे ईयर या हमारी आंखों से जिस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं, जिस चीज को जो है हम समझ सकते हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम सुन सकते हैं, वो होता है एक्सप्रेस ऑफर। अगर जो व्यक्ति ने ऑफर दिया है वो या तो बोल कर दिया है ओरली, या लिख कर दिया है, चाहे सामने है तब भी लिख कर दिया है, या फिर पोस्ट के थ्रू लिख कर दिया है, तो वो होगा एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर का मतलब आपके होता है जो कंडक्ट से आता है, मतलब कि हमारे सेंसेस उस ऑफर को नहीं समझते हैं, बट हमारा जो मेंटल सेंस है वो उस ऑफर को देखता है। ये ऑफर कंडक्ट से आता है। जैसे कि अब आपको, जैसे कि आदमी ने उसको, एक आदमी ने, ए और बी दो लोग हैं, ए है और बी है। ए जो है उसने बी को ना कुछ बोला, ना ही उसने कुछ उसको लिखित में भेजा। ए ने बी के खाते में डाले 1 लाख रुपए, बी के खाते में डाले 1 लाख रुपए, ठीक है। बी ने जो है ए को अपने घर के डॉक्यूमेंट दे दिए। ए ने बी के खाते में डाले 1 लाख रुपए, बी ने ए को अपने घर के डॉक्यूमेंट दे दिए, तो ये क्या है, ये है इम्प्लाइड ऑफर। उसने ना उसको कुछ बोला, ना उसको लिखित में दिया, किसी भी तरह से कोई बात नहीं हुई, बट दोनों का कंडक्ट ये शो करता है कि ऑफर हुआ है, ठीक है। ये हुआ आपका इम्प्लाइड। उसके अलावा एक इम्प्लाइड का आपको कंसेप्ट बताता हूं। ए ने बी के नाम से लोन लिया, ए ने बी के नाम से लोन लिया बिना बी की कंसेंट के, बिना बी की कंसेंट के, बी की कंसेंट नहीं थी यहाँ, ए ने बी के नाम से लोन ले लिया, बी की यहाँ कंसेंट नहीं थी। अब क्या हुआ, जो ब्याज था, जो इंटरेस्ट था, वो बी और अपने आप भर रहा है हर महीने। तो यहाँ क्या हुआ, ए ने बी को कुछ बोला थोड़ी है, बी की कंसेंट भी नहीं थी ना ही लोन के अंदर, पर फिर भी बी इंटरेस्ट भर रहा है, तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। मतलब कंडक्ट से जो चीज होती है, ना उसने कुछ बोला, ना उसने कुछ लिख के दिया, पर जो कंडक्ट है वो कंडक्ट जो है शो करता है कि दोनों में आपस में रजामंदी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड ऑफर। अगर ऑफर किसी भी तरीके से बिना बोले, बिना लिखे, पर पार्टीज की कंडक्ट से ये शो होता है कि एक ने दूसरे को ऑफर दिया है, तो वो हो गया इम्प्लाइड ऑफर। अब आता है आपके काउंटर ऑफर, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस ऑफर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर ऑफर,
काउंटर ऑफर, काउंटर का मतलब काउंटर अटैक हमने सुना होगा, काउंटर अटैक, तो अटैक के रिप्लाई में अटैक। तो अगर काउंटर ऑफर को हम ये भी बोल सकते हैं ऑफर के रिप्लाई में ऑफर। काउंटर ऑफर को अगर सिंपल ना समझे तो हम बोल सकते हैं कि ऑफर के रिप्लाई में ऑफर। अब ऑफर के रिप्लाई में ऑफर कैसे हो सकता है? मैंने किसी आदमी को ऑफर किया कि भैया मैं आपका जो है मोबाइल खरीदना चाहता हूँ 10,000 में। मैंने उसको ऑफर किया कि मोबाइल खरीदना चाहता हूँ 10,000 में। उसने मेरे को कहा कि नहीं, मोबाइल बेचूंगा 15,000 में। तो यहाँ क्या हुआ है? ये हुआ है उसने मेरे को काउंटर ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने उसको ऑफर दिया किस चीज का कि मैं मेरी इच्छा मैं जाहिर करता हूं कि आपका मोबाइल खरीदना चाहता हूं 10,000 में। क्या आप इस बात के लिए हाँ भरते हैं? क्या आप अपनी कंसेंट देते हैं? उसने कहा ना, उसने उसने ऑफर को ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, ना हाँ बोला ना ना बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं अपना मोबाइल आपको बेचना चाहता हूँ 15,000 रुपए में, क्या आप खरीदना चाहते हैं? तो मैंने उसको ऑफर दिया 10,000 का, उसने मेरे को दोबारा ऑफर दिया कितने का? 15,000 का। वो बना काउंटर ऑफर। An offer made in reply to an original offer, offer made in reply to an original offer is counter offer। ऑफर के रिप्लाई में दिया गया ऑफर जो होता है वो होता है आपका क्या? काउंटर ऑफर। ये होता है काउंटर ऑफर। जो हमने इसेंशियल में पढ़ा था कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कंडीशन के साथ अगर एक्सेप्ट करता है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि मतलब वो राजी तो है बेचने को पर विद कंडीशन है, तो वो भी क्या होता है? काउंटर ऑफर। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले कि ऑफर के रिप्लाई में अगर ऑफर आता है तो वो आता है काउंटर ऑफर। अब आता है इंपॉर्टेंट क्रॉस ऑफर। केस लॉज है इसमें, हम इसके केस लॉ की भी डील करेंगे जब हम केस लॉज वाले टॉपिक पे आएंगे। अभी अपने को सिर्फ कंटेंट समझना है, अपने को पूरा ज्ञान लेना है कि ये चीज है क्या। अब आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर की अगर हम बात करें तो क्रॉस ऑफर का आप सीधा समझ सकते हो, एक आदमी, आप गाड़ी, एक आदमी एक गाड़ी लेके आ रहा है सड़क पे, वो इधर से आ रहा है, दोनों आपस में क्रॉस हुए। दोनों आपस में क्या हुए? क्रॉस हुए। सेम है कंसेप्ट क्रॉस ऑफर का। एक आदमी यहां से ऑफर भेजता है, सेम फैक्ट। अगर वो ये कहता है कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं 10,000 में, तो सेम फैक्ट, सेम घर के बारे में वो यहां से ऑफर भेजता है। क्या कि मैं आपका, वो कहता है मैं आपका, एक आदमी कहता है मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं 10,000 में, ये कहता है मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 10,000 में। सेम फैक्ट, वो कहता है घर खरीदना चाहता हूं 10,000 में, ये कहता है घर बेचना चाहता हूं 10,000 में। दोनों को नहीं पता है कि एक दूसरे को हम ऑफर कर रहे हैं। ना उसको ये पता है कि ये इधर वाला आदमी या ए और बी, ना उसको ये पता है कि बी मेरे को ऑफर कर रहा है और ना बी को पता है कि ए मेरे को ऑफर कर रहा है। दोनों ने बिना एक दूसरे की नॉलेज के पर सेम फैक्ट, फैक्ट जो है वो सेम है, एक दूसरे को ऑफर किया, तो वो ऑफर आपस में क्रॉस हो गया, तो उसको बोलते हैं क्रॉस ऑफर। क्रॉस का मतलब काट कटना मत समझ लेना, वो ऑफर इन ट्रांजिट, इन रास्ते के अंदर आपस में जब क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं हम क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर क्या हुआ? दोनों पार्टी एक दूसरे को सेम फैक्ट पे, सेम सब्जेक्ट मैटर पे ऑफर करती हैं विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। इंग्लिश में बोले ऑफर मेड बाय बोथ पार्टीज, ऑफर मेड बाय टू पार्टीज टू ईच अदर विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, बिना किसी नॉलेज के ओवर सेम सब्जेक्ट मैटर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। अब हमने ये तो समझ लिया क्रॉस ऑफर है, तो क्या क्रॉस ऑफर के बारे में, क्रॉस ऑफर की अगर बात करूं तो क्या ऑफर आपस में क्रॉस तो हो गई, वो भी बेचना चाहता, ये खरीदना चाहता है, ये बेचना चाहता है। अब ऑफर आपस में क्रॉस हो गए तो क्या ये माने कि ऑफर एक्सेप्ट हो गए? अगर ऑफर जो है आपस में क्रॉस हो गए तो क्या हम ये मान लें कि ऑफर एक्सेप्ट हो गए? जी नहीं, ये याद रखना। ऑफर चाहे क्रॉस ऑफर है, दोनों ने एक दूसरे को ऑफर भेजा है, सेम फैक्ट है, ये घर बेच खरीदना चाहता है, ये घर बेचना चाहता है, पर उस ऑफर को प्रॉमिस में बनने के लिए, उस ऑफर को प्रॉमिस में बनने के लिए दोनों में से कोई ना कोई एक ऑफर एक्सेप्ट होना जरूरी है। अगर दोनों में से किसी ने भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आपका प्रॉमिस नहीं बनेगा, आगे की कहानी जो एग्रीमेंट की है, कॉन्ट्रैक्ट की है, वो नहीं चलेगी। तो ऑफर
जस्ट कोई फैक्ट क्रॉस ओवर हो गया उसका एग्रीमेंट नहीं बनेगा। क्रॉस ओवर होने के बावजूद भी दोनों में से कोई एक ऑफर एक्सेप्ट होना जरूरी है, अगर आपको उसको ऑफर को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो ये हुआ हमारा क्रॉस ऑफर। अब आते हैं जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर की अगर हम बात करें तो ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। जनरली हमने सबको ये बात बोल दी, जैसे कि जनरल ऑफर की अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, मैंने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि भैया मैं घर बेचना चाहता हूं, जो आदमी खरीदना चाहे वो आके खरीद ले। तो ये क्या है, जनरल ऑफर है। मैंने किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोला कि भाई मैं तो तेरे को ही बेचूंगा, या फिर उसको ये नहीं बोल किसी एक भी आदमी ले लो, या किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, इतने रुपए में खरीदेगा क्या। मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि भैया पूरी दुनिया के लिए खुला रास्ता है, जो घर खरीदना चाहता है मैं इतने में बेचने को तैयार हूँ, कोई मर्जी ले लो। वो होता है जनरल ऑफर। वो ऑफर जो हर जनरल पब्लिक को, या वो ऑफर विच इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज, उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफर। उसके अलावा वो ऑफर जो कोई भी आदमी एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं जनरल ऑफर। ठीक है। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है वो ऑफर जो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही देते हैं, और वो ऑफर जो एक्सेप्ट भी वो पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता है। जैसे कि आपने अपने किसी दोस्त को, सिर्फ अपने किसी को, आपका जो खास बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसको अपना मोबाइल बेचने के लिए ऑफर किया कि भाई यार मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, 5,000 रुपए में खरीद ले। तो आपने सिर्फ उसको ऑफर किया है, आपने किसी और को ऑफर नहीं किया। उस ऑफर को एक्सेप्ट भी वही कर सकता है। तो वो ऑफर जो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी वो पर्टिकुलर पर्सन ही कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर वो ऑफर विच इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। एक्सेप्ट कौन कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो दिस इज जनरल ऑफर। तो यहां हमारा टॉपिक खत्म होता है काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर में याद रखिएगा, काउंटर ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल और स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस इंप्लाइड आपके नहीं आता है, बट फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इंप्लाइड ऑफर क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, काउंटर, क्रॉस, जनरल, स्पेसिफिक। ये हुआ हमारा काइंड्स ऑफ ऑफर। दोबारा बोलूंगा कि पहले कंटेंट हमेशा प्रिपेयर करना, लॉ में हमेशा कंटेंट प्रिपेयर करना, उसके बाद केस लॉज पे जाना। अब हमारा हो गया टॉपिक काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर के बाद अपना टॉपिक आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कि ऑफर जो है कम्युनिकेट कैसे होगा, ऑफर जो है उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। ये हम हमारा जब हमने इसेंशियल पढ़ा उसके अंदर हम डील कर चुके हैं, कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। सेक्शन 3, सेक्शन 4 उसमें हम हमारे डील कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। पर इस टॉपिक को हमने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपके मेंस में जो है कई बार जो क्वेश्चन है इस टॉपिक में से आता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की आपका भी टाइम खराब होगा। अब हम आते हैं इनविटेशन टू ऑफर, मतलब कि प्रस्थापना का निमंत्रण, इनविटेशन ऑफ ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में मान लो, मेंस में मान लो, दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आपके ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है और आपके मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। तो अब हम आते हैं इनविटेशन ऑफ ऑफर है क्या। इनविटेशन ऑफ ऑफर, ऑफर अपना क्या होता है, ऑफर होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है, ठीक है, विलिंगनेस जाहिर करता है टू डू एक्ट। ये होता है क्या हमारा, ये हमारा होता है ऑफर। जब आदमी किसी दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है, विलिंगनेस टू डू, उसको हम बोलते हैं ऑफर। तो अब हमारा इनविटेशन क्या होता है,
इनविटेशन इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन किस चीज के लिए होता है? इसका ये कहता है कि एक आदमी जो है दूसरे आदमी को अपनी इच्छा जाहिर करता है। इच्छा तो वो जाहिर करता है कि भाई मैं विलिंग हूं, मैं मेरी इच्छा है टू नेगोशिएट, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, पर आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, उसके बाद मैं अपनी फाइनल इच्छा बताऊंगा। तो ऑफर में तो क्या होता है, वो अपनी फाइनल विलिंगनेस ही देता है। जो ये ऑफर है इसमें तो अपनी देता है फाइनल विलिंगनेस कि साहब मैं अपनी इच्छा जाहिर करता हूं कि मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूं, आप हाँ भरते हैं या नहीं। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बताइए आप हाँ है आपकी या ना है। अगर वहां वो हाँ कर देता है तो ये उसकी फाइनल विलिंगनेस थी, अब उसमें प्रॉमिस हो गया। वहां अगर वो हाँ भर देता है तो फाइनल विलिंगनेस थी, वो अब प्रॉमिस हो गया, अब वो बाध्य हो गया। यहां आता है इनविटेशन। इनविटेशन में क्या होता है, वो उस आदमी को अपनी इच्छा तो बताता है, पर इच्छा किस चीज की बताता है कि मैं आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, या आप अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो मैं आपके लिए काम करने को इच्छुक हूं। आई एम विलिंग टू नेगोशिएट अपॉन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब मैं अपनी फाइनल विलिंगनेस बताऊंगा। मतलब कि इसके अंदर वो अपनी जो इच्छा होती है उसकी फाइनल नहीं होती है। वो कहता है कि मैं आपके लिए काम तो करना चाहता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो मैं आपके लिए काम तो करना चाहता हूँ, आप वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करिए, उसके बाद मैं आपको फाइनली बताऊंगा। मतलब कि ही इज विलिंग टू वर्क फॉर हिम, द पर्सन इज विलिंग टू वर्क फॉर हिम, बट द विलिंगनेस इज नॉट फाइनल। He is willing to work for a person upon certain terms and condition, but on fulfillment of terms and condition he will verify, he will state whether he is finally willing or not. इसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। आदमी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, बट आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करिए, तब मैं अपनी फाइनल विलिंगनेस बताऊंगा। दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। एग्जाम्पल, सरकारी डिपार्टमेंट में जितनी भी बिड होती हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, हम मॉल में जाते हैं, ये आपके सुपरमार्केट जितने भी हैं, ये सब इनविटेशन टू ऑफर है। आप सुपरमार्केट में सामान उठाते हैं, आपने सामान उठाया, वो सामान जो डिस्प्ले में है वो आपके लिए इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर नहीं है कि आपने सामान उठा लिया तो अब वो बाध्य हो गई कि आपको बेचेंगे, जी नहीं। वो इनविटेशन है, वो आपको ये शो कर रहे हैं कि हम ये चीज आपको इतने रुपए में बेचना चाहते हैं, अगर आप हमसे ये चीज आके लेते हैं तब हम आपको फाइनली बताएंगे। वो आपको मना कर सकते हैं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो जो चीज डिस्प्ले होती है उसका मतलब ये होता है कि दे आर विलिंग टू सेल यू, बट अगर आप कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वहां क्या होगी कि दे आर विलिंग टू सेल यू, यू हैव टू पिक इट अप, यू हैव टू गो टू देयर काउंटर, आप उनके काउंटर पे जाइए, फिर वो आपको उसका फाइनल प्राइस बताएंगे। अगर आप प्राइस पे करते हैं तब हम आपको वो बेचेंगे। तो दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। तो इनविटेशन टू ऑफर में क्या हुआ, आपके आपके बिड, आपके डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये सब क्या है, ये सब आपके इनविटेशन टू ऑफर है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके इनविटेशन टू ऑफर है। उसी के अलावा एक और बताऊं कि इम्प्लाइड ऑफर का ये एग्जांपल भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, हम सुपरमार्केट में जाते हैं, हम उन्हें कुछ बोलते थोड़ी है कि हम आपसे कुछ खरीदना चाहते हैं। हम उनकी दुकान पे जाते हैं, सामान उठाते हैं, काउंटर पे जाते हैं, काउंटर वाला बिल काटता है, हमें बिल पकड़ाता है और हम उसका कैश पेमेंट कर देते हैं। सब कुछ कंडक्ट में हुआ, ना उसने हमें आके बुलाया कि मैडम आइए, सर आइए, मैं ये चीज इतने रुपए बेचना चाहता हूँ। आप जाते हो, हाँ भाई कितने रुपए में, नॉर्मल, आप मोल भाव कुछ नहीं होता, कितने रुपए में, कोई बात नहीं होती है। तो सुपरमार्केट का जो हमारा ऑफर है वो भी क्या है, इनविटेशन टू, सॉरी वो भी क्या है, इम्प्लाइड ऑफर है। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ इनविटेशन टू ऑफर का।
जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्या है कि ऑफर के अंदर फाइनल विलिंगनेस होती है। अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है। इनविटेशन टू ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है तब वो प्रॉमिस नहीं बनता है। इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद ऑफर बनता है। जो इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करता है वो क्या करता है, आपको ऑफर देगा। ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस बन जाता है तो आप बाउंड होते हैं। इनविटेशन टू ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है तो वो ऑफर बनता है। आप किसी को ऑफर करेंगे तो सामने वाला बाउंड नहीं है, तो यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे बाउंडेशन है। यहाँ पे फाइनल विलिंगनेस है, यहाँ पे फाइनल विलिंगनेस नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में। अब अपना आता है केस लॉ। अब तक हमने हमारा कंटेंट पढ़ा, हमने ये देखा कि भाई ऑफर क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या है, ऑफर के लिए क्या इसेंशियल्स है, कितने काइंड के ऑफर होते हैं, ऑफर कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उसके बाद आपका इनविटेशन टू ऑफर क्या कंसेप्ट है। अब अपने आते हैं केस लॉ। केस लॉ जो है हमारा पहला केस लॉ जो हम पढ़ेंगे, मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर। ये जो केस लॉ है हमारा लीगल रिलेशन वाला, जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना कि ऑफर जो है लीगल रिलेशन क्रिएट करे, वो इस केस लॉ में कहा गया था। सीन ये होता है कि ये हस्बैंड और वाइफ में जो अपने एग्जांपल था सेम वही फैक्ट है। हस्बैंड और वाइफ में केस हो जाता है। हस्बैंड ये कहता है वाइफ को कि अगर आप केस उठाते हैं तो मैं आपको मेंटेनेंस देने को तैयार हूं। वाइफ जो है उस बेस पे केस उठा लेती है, दोनों में आपस में कहें तो सेटलमेंट हो जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है। बाद में हस्बैंड पैसा देने को मना कर देता है, वो कहता है मैं तो पैसे नहीं देता। यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि जी नहीं, ये आपका कोई सोशल रिलेशन नहीं था, आपका जो है यहाँ लीगल रिलेशन था, आपने अपने आप को बचाने के लिए ये काम किया। कोर्ट अब उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकती है, आप बाउंड होते हैं। ये कोई आपका कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपने अपनी पत्नी को जस्ट एज ए सोशल ड्यूटी में ये एग्रीमेंट किया हो। आपका जो एग्रीमेंट हुआ था वो कोई सोशल ड्यूटी में नहीं हुआ था, आपका एग्रीमेंट हुआ था एक लीगल ड्यूटी में। आपने अपने आप को बचाने के लिए वो एग्रीमेंट किया, तो कोर्ट उस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकती है। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि जो है ऑफर जो है लीगल रिलेशन बनाना चाहिए, कि अगर ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो लीगल रिलेशन बनाता है, तब वो वैलिड ऑफर है। ये हमारा हुआ लीगल रिलेशन का। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें काउंटर ऑफर का, चाहे तो आप इसको बोल लो काउंटर ऑफर का केस, चाहे आप इसको बोल लो जो अपने ने इसेंशियल पढ़ा था, जिसके अंदर अपने ये पढ़ा था कि ऑफर अगर विद कंडीशन एक्सेप्ट होता है तो भी वो वैलिड ऑफर नहीं है, तो ऑफर खत्म माना जाता है। ये इस केस में कहा गया था। इसी केस के अंदर काउंटर ऑफर की कहे तो इस्टेब्लिशमेंट भी हुई थी। इसी का हाइड वर्सेस रेंज के अंदर ही काउंटर ऑफर का जो कंसेप्ट है वो आया भी इसी केस में। फैक्ट ये थे, एक आदमी दूसरे आदमी को ऑफर करता है कि मैं आपकी जो जगह है, मैं आपको जो है कोई मेरी लैंड है, मैं आपको मेरी लैंड बेचना चाहता हूँ 1000 रुपए में। ऑफर करता है कि मैं आपको अपनी लैंड बेचना चाहता हूँ 1000 रुपए में। नाम ले देते हैं, मान लो ए और बी। वो कहते ये ए ने ऑफर किया कि 1000 रुपए में लैंड बेचना चाहता हूँ, ए ने ऑफर किया। बी ने क्या किया, बी ने कहा कि 1000 नहीं भाई साहब, 950 में खरीदूंगा। बी ने क्या कहा कि 950 रुपए में खरीदूंगा। चलो जी, ए बाद में कहता है नहीं बेचनी, नहीं बेचनी। ठीक है, बी कहता है चलो ठीक है यार 1000 में ही दे दो। बी क्या कहता है 1000 रुपए में दे दो। अब यहाँ ए कह देता है कि अब मैं बेचता ही नहीं, तो बी चला जाता है कोर्ट में। बी कहता है कि सर इसने मेरे को ऑफर किया था 1000 रुपए में बेचने का, अब मैंने जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ये जगह नहीं दे रहा मेरे को। वहां कोर्ट ने कंसेप्ट निकाला काउंटर ऑफर का। कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऑफर के रिप्लाई में कोई भी ऑफर दे देते हैं, जिस ऑफर को हम क्या बोलते हैं काउंटर ऑफर। कोर्ट ने कहा कि काउंटर ऑफर का जो कंसेप्ट आ जाता है, अगर आप ऑफर के रिप्लाई में काउंटर ऑफर कर देते हैं तो जो ओरिजिनल ऑफर है, जो आपका ओरिजिनल ऑफर है
है वो ऑफर खत्म हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर उसी समय खत्म हो जाता है, बाद में आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट आया काउंटर ऑफर, हाइट वर्सेस रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस लो याद रखना, हाइट वर्सेस रेंज काउंटर ऑफर। ठीक है, ये लीडिंग केस लो आया हाइट वर्सेस रेंज काउंटर ऑफर का। अब अपने आ जाइए लालमन शुक्ला गौरी दत्त। एक तो ये केस लो बनता है जनरल ऑफर का, ठीक है। एक जो है ये केस लो आपका बनता है कि जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। ये दो बातें बताता है। पहले हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक आदमी होता है, सेठ आदमी होता है, अच्छा पैसे वाला होता है, उसका जो है मान लीजिए भतीजा, उसका जो है भतीजा वो गुम जाता है, उसका भतीजा गुम जाता है, वो अपने सर्वेंट को भेजता है कि जा उसको ढूंढ के ला। उसका भतीजा गुम जाता है, वो अपने सर्वेंट को भेजता है जा ढूंढ के ला। जब सर्वेंट को वहां से घर से मतलब भेज देता है, उसके बाद वो ऑफर निकाल देता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। अपने फैक्ट्री बनाते हैं कि वो कहता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। ये उसने ऑफर कर दिया। ये बात किसको नहीं पता थी? जो उसने नौकर भेजा उसको। क्यों? क्योंकि नौकर को तो उसने पहले ही भेज दिया था, नौकर तक ये बात पहुंची नहीं। अब सीन ये हुआ कि नौकर जो है भतीजे को ढूंढ लाया, नौकर भतीजे को ढूंढ लाया, उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था। जैसे ही वो उसको ढूंढ लाता है, उसके बाद वो घर आता है, तब उसे ऑफर के बारे में पता लगता है। अब यहाँ होता है कि ऑफर केस फाइल, जो नौकर जो है वो केस फाइल कर देता है। वो कहता है कि साहब मेरे को जो है इसने ऑफर किया हुआ था, इसने सब लोगों को बता रखा है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको जो है मैं 500 रुपए दूंगा, मैं ढूंढ के लाया। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऑफर जो है किसी भी ऑफर के वैलिड होने के लिए जो है ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर आप तक ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। तो ऑफर क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। ये किसमें कहा गया? लालमन शुक्ला वर्सेस बोरीदर। और यही केस लो जनरल ऑफर का भी बनता है। कैसे? क्योंकि उसने जो ऑफर दिया था वो पूरी दुनिया को दिया था, मानते हैं। उसने अपने सर्वेंट को नहीं दिया, पर उसने अपने सर्वेंट को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड भी नहीं किया। वो तो ठीक है, सर्वेंट तक बात पहुंची नहीं अलग मैटर है, पर उसने तो वर्ल्ड एट लार्ज को ऑफर दिया था कि भाई जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो पूरी दुनिया को दिया जाता है वो होता है जनरल ऑफर। तो लालमन शुक्ला वर्सेस बोरीदत्त जनरल ऑफर का भी केस लॉ है। इसके अलावा जो अपना आता है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी बूट कैश केमिस्ट, ये केस है। ये इसमें क्या होता है, दुकान पे उसने जगह, दुकान पे उसने अपने कुछ सामान वगैरह डिस्प्ले कर रखा होता है। एक आदमी जाता है, मान लो दुकान पे सामान डिस्प्ले रखा होता है और उस पर नीचे लिखे होते हैं 500 रुपए। ठीक है, दुकान पे जाता है, सामान डिस्प्ले कर रखा होता है, लिखे लिखे होते हैं 500 रुपए। एक आदमी जाता है, वो उसको 500 रुपए देता है, कहता है लाओ मेरे को दे दो, सामान जो है मैं ले रहा हूँ। वो कहता है मेरे को बेचना ही नहीं। वो कहता है यार आपने ऑफर दे तो रखा है, बाहर लिखा तो हुआ है। तो उसमें ये कहा गया कि अगर आप गुड्स को डिस्प्ले करते हैं ना तो वो आपका ऑफर नहीं है, वो आपका इनविटेशन टू ऑफर है। आप लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं कि आइए हमें ऑफर करिए, आइए हमसे ये चीज खरीदिए, पर आप उसके अंदर ये नहीं है कि आप बेचने को तैयार बैठे हैं। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो है इज नॉट एन ऑफर बट एन इनविटेशन टू ऑफर, वो इस केस में कहा गया था। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है, वो इस केस में कहा गया था। इसी के अलावा इनविटेशन टू ऑफर का एक केस लो है, इनविटेशन टू ऑफर। इसके अलावा एक और केस लो है इनविटेशन टू ऑफर का, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें ये कहा गया था कि अगर आप लोवेस्ट अमाउंट किसी भी चीज की अगर आप लोवेस्ट अमाउंट कोट कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज उतने रुपए में बेचने को तैयार है। लोवेस्ट अमाउंट कोट करना भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। इस फैक्ट के अंदर क्या हुआ था, एक आदमी ने दूसरे आदमी को लेटर के थ्रू कहा कि भाई मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूं, मुझे ये बताओ कि कम से कम आप कितने में दोगे, लोवेस्ट अमाउंट कितनी दोगे। वो कहता है जी लोवेस्ट अमाउंट है 1000 रुपए। वो कहता है वो उसको 1000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज देता है, कहता है लो 1000 रुपए जगह मेरे को दे दो। वो मना कर देता है, वो कहता है भाई साहब मैंने लोवेस्ट अमाउंट कही है आपको, मैं 1000 रुपए में बेचने को तैयार नहीं। वो केस फाइल कर देता है। वहां पे जो है कोर्ट ये कहता है कि लोवेस्ट अमाउंट किसी भी चीज की कोट करना ऑफर नहीं है। लोवेस्ट अमाउंट किसी भी चीज की कोट करना इज इनविटेशन टू ऑफर। लोवेस्ट अमाउंट किसी भी चीज की कोट करना इज इनविटेशन टू ऑफर। और दूसरा केस लो जिसमें क्या कहा कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज इनविटेशन टू ऑफर, वो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस फूड कैश केमिस्ट। ये हमारे जो मेजर जितने भी केस लो हैं जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपके ये केस लो। तो ऑफर में आज हमने जो पढ़ा वो है कि ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। एक, ऑफर का मतलब क्या होता है, ऑफर किस सेक्शन में बात बोली गई है, ऑफर किसी भी स्टेटमेंट के लिए ऑफर बनने के लिए क्या इसेंशियल्स है, उसके अलावा इनविटेशन टू ऑफर का कंसेप्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और केस लॉ। अब आते हैं हम कि प्री और मेंस में आपके ऑफर में से केस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। प्री में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, ऑफर। ऑफर किस सेक्शन में दिया गया है, 2A में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ऑफर किस नाम से बताया गया है, प्रपोजल। ऑफर का मतलब क्या होता है, तो आपको जो डेफिनेशन पार्ट है वो लाइन लिख दी जाएगी, ठीक है, उसमें से कुछ कम ज्यादा कर दिया जाए तो आपको वो चेक करना है। तो आपको वो लाइन पता होनी चाहिए कि ऑफर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन विलिंगनेस टू डू। एक आदमी दूसरे आदमी को इच्छा जाहिर करता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात उसमें क्या होनी चाहिए, टू रिसीव कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो ये लाइन पूरी होनी चाहिए ऑफर के अंदर, ठीक है, कि भाई विलिंगनेस टू डू और प्लस टू रिसीव कंसेंट, दोनों चीजें होनी चाहिए। सिर्फ अगर इतना भी लिखा आता है कि ऑफर का मतलब होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर विलिंगनेस टू डू, वो ऑफर नहीं है। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर विलिंगनेस टू डू विद एन इंटेंशन टू रिसीव कंसेंट या एसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसको हम बोलते हैं ऑफर। ये हुआ। उसके अलावा आपके केस लॉ बेस्ड आ सकता है कि काउंटर ऑफर का लीडिंग केस लॉ क्या है, क्रॉस ऑफर का क्या है, इनमें से कौन सा केस लॉ जो है जनरल ऑफर का है, और ये आपका जो है प्री में आ सकता है। मेंस में जो है आपके ऑफर पूछ सकते हैं, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपके क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर इन पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ये पूछा जाएगा कि क्या ये ऑफर होगा या नहीं होगा। तो ये आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। इनविटेशन टू ऑफर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। तो यहाँ जो है अपना जो ऑफर टॉपिक है ये खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जो कल होगी अपनी, कल अपनी एक और डेमो क्लास है। आपके जितने भी कोई दोस्त हैं जो इच्छुक है जुडिशरी करने के, उन्हें हमारी क्लास के बारे में बताइए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भी हमें बताइएगा, और अगर नहीं अच्छी लग रही है तो हमें आप जरूर ही बताइएगा कि आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या हम आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपको हमारे एंड से हो रहा है। तो यही हम हमारी क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।